बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, जीते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये क्वेश्चन 10 और 9 के ज़रा सरप्लस लिखवा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं आपकी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद है खुदावंद करीम की ज़ात से कि आप तमाम लोग भी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं कीजिए। यूँ समझ लीजिए आप तमाम लोग कि आपका ये साल बहुत कीमती है। इतना कीमती है कि फ़र्स्ट ईयर में अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा था और इस साल आप बहुत अच्छे से पढ़ के पेपर दे देते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आपको कितना कॉन्शियस होना चाहिए इस ईयर के लिए, इसका अंदाज़ा आप ख़ुद लगाइए कि आपके लिए ये ईयर कितना इम्पोर्टेंट है। बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपको मज़ीद पढ़ाई में दिल लगाने की तौफीक दे। जी मेरे बच्चों, 35,000 आप मुझे बता रहे हैं सरप्लस था। ओके, सरप्लस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन 9 जो हमने कल वेरीफाई किया था 64,000। ओके, ठीक है जनाब, यहाँ तक काम डिस्कस हो चुका है। फिर आपने घर पे क्या काम कर लिया जनाब? आपने घर पे क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। एक्युमुलेटेड फंड के अमाउंट मालूम कर चुके हैं आप सब लोग। क्वेश्चन 1 शोए का वो तो आप लोगों ने वहाँ अपलोड कर दिया जनाब। वालेकुम अस्सलाम यशल जी। क्वेश्चन 1 शोए का जो है वो तो आपने क्वेश्चन 7 रीड करना था। ओके, प्रॉब्लम 7 रीड करनी थी, क्वेश्चन 7 नहीं। दूसरा, प्रॉब्लम 7 रीड करनी थी, क्वेश्चन 7 नहीं कहा था बेटा मैंने। हाँ, प्रॉब्लम 7। ओके ओके, नहीं वही नहीं ना, मसला हो जाता है। प्रॉब्लम 7 और क्वेश्चन 7 में फ़र्क हो जाता है। प्रॉब्लम 7 पेज 71। ओके, अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया तो इसके आंसर तो शेयर कर लो भाई कम से कम। रिक्वायर्ड 1 में एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट तो बता दो ज़रा, शाबाश। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड ऑन जुलाई 1, 2012? अच्छा जी, दो लोगों के जवाब आ रहे हैं। दो लोगों के जवाब, दो नहीं बल्कि अभी तक सबके जवाब आ रहे हैं। 1,30,000, 1,30,000। तो लेकिन अशकान साहब वाहिद हमारे दोस्त हैं जिन्होंने 80,000 रुपये लिख के भेजा है। अब अल्लाह बेहतर जाने किन्होंने क्या किया है। सर स्वयं वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, वो असाइनमेंट था, उसकी बात बाद में कर लेंगे कभी ज़िंदगी में। आपने SLO 5 अगर तमीज़ से पढ़ा होता तो आप ये सवाल ही नहीं करते मुझसे। क्या ख्याल है? सवाल पहले देखें ना, आप अपना सवाल तो देखें, आप क्या पूछ रहे हैं। आप SLO 5 पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये डिस्पोजल क्या है, इनकम होगा या एक्सपेंडिचर? अल्लाह माफ़ करे, पैसे आ रहे हैं और आप इसको एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। पहली बात तो ये, या तो भाई वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी या कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। उसको एक्सपेंडिचर तो कहते ही नहीं है। एक्सपेंडिचर में तो पैसे जाते हैं, सही है, वहाँ तो पैसे आ रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको, आप तो सवाल ही इतना प्यारा कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं इनकम या एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भाई पैसे जाते हैं अली रजा साहब जी। एक्यूमुलेटेड फंड क्या आएगा? 1,30,000 आएगा ना प्यारे भाई, सब लोग बता रहे हैं 1,30,000 रुपए। बिस्मा 1,30,000 में बेटा आपने एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया है, जरा ये बता दीजिए कैसे लगाया, हमें भी सिखा दें। अच्छा सर, ये आप अगर देख लें अशकान साहब तो आपको समझ आ जाए कि ये कैसे आएगा। ये फर्नीचर की अमाउंट है सर, ठीक है। अच्छा, फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ठीक है। फिर ये लोन हमारी लायबिलिटी है और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। एक
2 और ये 3, ये 3 हमारे क्या है? फर्नीचर हमारा क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा क्या है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर हमारा क्या है? अल्लाह अकबर, मासूमियत की इंतहा तो देखें अशकान फयाज की। बोल रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्यों ऐड होगी? वो तो इनकम है। अगर वो इनकम है भाई, तो क्या इनकम एक साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होती है? कैसी मासूमाना बातें कर रहे हो सुबह सुबह अशकान बेटे। जुलाई 1 2012 को ये अकाउंट बैलेंसेस हैं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल, ये 3 अकाउंट ट्रांसफर होते हैं एक ईयर से दूसरे ईयर में। एक्सपेंस और इनकम तो ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं भाई। ये पैसे आपने पिछले साल अर्न किए थे, मिले नहीं थे आपको, याद आया? कल मैंने इतनी देर तक सब्सक्रिप्शन इन एरियर के ऊपर तकरीर की थी। आज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, यकीन मानिए आप। और अब देखिएगा ग्रेजुअली मेरी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो आप लोग पीछे रह जाएंगे माजरत के साथ। सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिसीवेबल है भाई, ये हमारी इनकम नहीं है। ये इनकम पिछले साल में था, पिछले साल में हमने ये पैसे कमाए थे, मिले नहीं थे। अशकान साहब कुछ रिप्लाई करेंगे अब? यस सर, नो सर? कुछ नहीं समझ आ रहा तो यही बोल दें, नो सर समझ नहीं आ रहा बता दें दोबारा। जी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है सर ये, और हमने इसे इस अमाउंट में से इसे लेस करवाया है, इसलिए कि ये पैसे रिसीवेबल हमें ड्यूरिंग द ईयर मिल गए होंगे, इस अमाउंट में शामिल होंगे। और ये अमाउंट कमाई पिछले साल है, ये तो रिसीवेबल थी, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर ये मिल गई तो इसका मतलब है ये अमाउंट के अंदर इस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी है, प्रीवियस ईयर की भी है, और कमिंग ईयर की भी हो सकती है। तो प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन को इसमें से लेस किया ताकि इनकम डबल ट्रीट ना हो जाए। जी बहुत शुक्रिया जोया आपका। ओके, तो सर अब फाइनल कर लूं सर जरा प्लीज। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और सब्सक्रिप्शन, ये 3 चीजें एसेट हैं, और ये लायबिलिटी है। और कोई एसेट है क्वेश्चन में? चेक करके बताएं, और कोई एसेट है क्वेश्चन में? बस ये 3 ही एसेट हैं साल के पहले दिन? जी रामीन, और कोई एसेट नहीं है पक्का? साल के पहले दिन और कोई एसेट है मेरा बेटा? मोहम्मद अली रजा सर, तो 70,000 इस मंथ की इनकम है, क्या सब्सक्रिप्शन फी? जी सर बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि ये वो 70,000 है जो हम ले चुके हैं। अब अगर मजीद हमने कमाए और वो मिले नहीं है तो वो भी ऐड होते हैं। सही है, शुक्रिया। कल की क्लास में नहीं थे क्या आप? अटेंडेंस चेक करूं मैं, है ना? फिर पता चलेगा कि आप कल की क्लास में थे या नहीं, ऐसे तो आप लोग बताते भी नहीं है। हाँ बेटे सब कुछ है मेरा बच्चा, सब कुछ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ एब्सेंट थे ना प्यारे भाई, कल एब्सेंट थे मेरे भाई। सही है अली रजा, सही है सही है। हाँ एब्सेंट थे भाई, एब्सेंट थे नहीं, एब्सेंट थे। हाँ लेट मतलब एब्सेंट ही होगा ना सर। अच्छा नूरुल हुदा कह रही है नीचे फर्नीचर भी तो है। बेटा जो कुछ है मेरा बच्चा, जो कुछ है, जो कुछ है वो सब है। आइए क्या क्या है? नीचे है फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सब्सक्रिप्शन, बोल तो रहा हूँ, ये सब नाम तो ले रहा हूँ नूरुल हुदा। फर्नीचर 1, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 3, ये 3 एसेट हो गए। फिर मैंने कहा और कोई एसेट है, तो आपका जवाब ही नहीं आया। जी जल्दी कीजिए महा प्लीज। जी इसके बाद आप लोगों ने जवाब दिया, पढ़े लिखे लोगों ने, सर कैश का बैलेंस है ओपनिंग, कैश का बैलेंस है ओपनिंग 90,000, तो 90,000 कैश, फर्नीचर एट स्टार्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट स्टार्ट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट स्टार्ट, ये सारी अमाउंट ऐड हो गई। वालेकुम सलाम इंसिया। और इसमें से लोन की अमाउंट 1,30,000 लेस हो गई। अशकान साहब मुझे आप आंसर शेयर करेंगे सर क्या आ रहा है फाइनली, अगर आप करेक्शन कर चुके हैं? 2,20,000, तो बाकी सबके पास इसका मतलब है 130 भी गलत बताया लोगों ने मुझे। अच्छा इन लोगों ने 90,000 कैश बैलेंस ऐड नहीं किया होगा यकीनन, है ना? यकीनन इन्होंने 90,000 कैश बैलेंस खा लिया, इन्होंने बोला कैश नहीं है साल के पहले दिन। ये हालांकि यहाँ नजर आ रहा है रिसिप्ट में हमारे पास बैलेंस है, ये बैलेंस डेफिनेटली कब होगा? साल के पहले दिन होगा। कितनी सिंपल सी बात है। तो कैश का बैलेंस स्टार्टिंग पे था, फिर स्टार्टिंग पे फर्नीचर भी था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी था। हाँ सिंपल है मेरे दोस्त, वर्किंग कोई मुश्किल नहीं है। आपकी फरमाइश आई है तो मैं कर देता हूँ सर। ये लीजिए, आप यहाँ लिखिए कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग। सही है सर, लिख दिया।
अब आप यहाँ से डेटा उठाते जाएं और मुझे बताते हैं क्या क्या है। और मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मेरे पास है कैश, फिर है मेरे पास फर्नीचर, कैश फर्नीचर के बाद मेरे पास है कैश है 90, फर्नीचर है 180, कैश 90 फर्नीचर 180। ओके, अच्छा, उसके बाद मेरे पास, अली रजा बचकाना सवाल ना करें प्लीज भाई, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे काम है, अब मैं आपके इन फजूल सवालों का जवाब नहीं दे सकता माजरत के साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश का बैलेंस क्यों लिखेंगे? कैश हमारा एसेट होता है भाई। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं पढ़ाई के साथ, अब मजाक वजाक खत्म कर दें। इस साल आपने रिजल्ट अगर अच्छा लेकर आना है ना, तो इस तरह के सवालात करना खत्म करें, जरा अच्छे, जरा थोड़े से इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या करें, ये इस तरह के बेवकूफाना सवाल ना क्या करें। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना बना के थक गया मैं, आप बना बना के थक गए। आज हम अब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे और आप मुझसे बोल रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे ना? खुदा का वास्ता यार, थोड़ा सा तो मेच्योर हो जाओ। सेकंड ईयर में आ गए हो, अभी भी क्या फर्स्ट ईयर में ही बैठे हुए हो? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000, आप लोग पता नहीं कब सीरियस होंगे, समझ से बाहर है मेरे। कुछ लोग तो बिल्कुल ही चाहते ही नहीं है पढ़ना, बिल्कुल मजाक बनाया हुआ है पढ़ाई को। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 रुपीज। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर 50,000 रुपीज। ये आ गए हमारे टोटल एसेट्स। इसमें से लेस कर दिया लोन की अमाउंट को, लोन की अमाउंट है 1,30,000 रुपीज। तो मेरे पास 2,20,000 एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट आ गई। सर और बताइए, इसके अलावा एहसान अली साहब कोई फरमाइश आपकी सर, जो मैं पूरी कर सकूं? काश कि आप लोग भी मेरी फरमाइशें पूरी करते। जी सर, और बताएं। कंपटीशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग हो गया? आ गया सर, प्रेजेंट करना माशाल्लाह। इसके बाद दूसरा रिक्वायर्ड क्या है सर इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 15 था ये, क्वेश्चन नंबर 15। जी सर, इसके बाद मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। दूसरा रिक्वायर्ड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। बना लिया आप सब लोगों ने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया प्यारे बच्चों? जी, बना लिया। ओके, क्या जवाब आया शेयर करें, क्या जवाब आया? सरप्लस और डेफिसिट, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस आया है। अब इसमें भी आप अमाउंट आगे पीछे करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मतलब ये तो पूरा सवाल कल डिस्कस किया है, आज भी अगर आप मुझे सरप्लस की अमाउंट तो लिख के भेजें भाई, कितनी आई है प्यारे बच्चों, सरप्लस की अमाउंट तो शेयर करो। 74,000 का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है मुझे, 74,000 कुछ ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास। इसके अलावा भी जवाब है। बहरहाल अब मैं ये देख तो नहीं सकता कि कौन सही है कौन गलत है और कौन कल की क्लास में था। अब मैं एक एक बच्चे को देखूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सही है, 74,000 सरप्लस वाले लोग हैंड रेस कर दें जरा प्लीज। 74,000 सरप्लस वाले लोग हैंड रेस कर दें ताकि मैं काउंट कर सकूं। ऐसे मैसेज काउंट करना जरा मुश्किल होता है। 74,000 रुपीज सरप्लस वाले लोग हैंड रेस करें और हैंड डाउन ना करें अनटिल मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूं। हैंड रेस रहने दीजिए। अच्छा जी, क्वेश्चन 15 है ये, और इसमें 74,000 मुझे लोग बता रहे हैं। 74,000, अच्छा जी 74,000। तो चलें, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अरे वाह, अच्छे खासे लोग हैं। तो इसका मतलब है, उम्मीद करता हूँ कि ये 74,000 आंसर ठीक ही होगा और मैं कल पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी अमाउंट बोल देता हूँ ताकि वो लोग जो स्टिल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल जिनका पढ़ने का इरादा ही नहीं है, बस बड़ी मजबूरी में बेचारे यहाँ पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं, आ जाते हैं, उनको मजबूरन बैठना पड़ता है।
ताकि वो चेक कर लें, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह से आप काम करेंगे तो आप काम कर लेंगे। कुछ लोग तो छुट्टियां, कुछ लोगों की तो छुट्टियां खत्म नहीं होती, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल नॉन सीरियस अंदाज से पढ़ रहे हैं, लेट आते हैं, कभी नहीं आते हैं। सब्सक्रिप्शन फी 1,20,000 रुपीज थी, इसमें आपने 50,000 माइनस किया और आपने 15,000 प्लस किया 85,000। रेंट रेवेन्यू 80,000, मैच इनकम 70,000, ये तमाम इनकम है। इसके अलावा ग्राउंड मैन 25,000 सैलरीज ये दी, और आपने इसको एज इट इज लिखा। रिपेयर एक्सपेंस 10,000 रुपीज लिखा आपने। इसके बाद परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी 60,000 कॉपी पेस्ट किया है। यूटिलिटी एक्सपेंस 30,000 में से आपने माइनस किया 8,000, 22,000 रुपीज लिखा है। प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट 8,000 आपने कॉपी पेस्ट किया है। और उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लिया है सबसे पहले फर्नीचर पर। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 3,30,000 का 10% आपने लिया। 330 कैसे आया था, 1,50,000 और 1,80,000 को प्लस किया, 3,30,000 बना। इसका 10% लिया, 33,000 डेप्रिसिएशन बना फर्नीचर का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर ना खरीदा और ना बेचा, तो हमारे पास 30,000 का 10% लिया, ये आया हमारे पास 3,000 रुपीज। 33 और 3 36,000 रुपीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों ने लिखा। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। तमाम एक्सपेंडिचर मैंने कॉल कर दिए। करेक्ट आंसर है सरप्लस 74,000। ऐसा ही है बेटा, शुक्रिया आप लोगों का। 74,000 रुपीज सरप्लस की अमाउंट है और ये करेक्ट आंसर है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मजीद। और अब हमें क्या चीज देखनी है, क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है जनाबे अली क्वेश्चन नंबर, बल्कि आपको मैंने असाइन किया था ना कुछ, तो मैंने आपसे कहा था आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले कीजिएगा क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 7 आप देखिएगा। तो प्रॉब्लम 7 आपने देखी होगी, उस तरफ बात करते हैं, ठीक है? और हाँ, हैंड डाउन बिल्कुल कर लीजिए बेटा, शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह, जजाकुमुल्लाह प्यारे बच्चों, आपने हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज जी। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए, ताकि फिर मैं, अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन आए तो मैं उसको एंटरटेन कर सकूं। ओके, ऐसा सुन नहीं रहा बेटा आप मेरी बात? अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम। प्रॉब्लम 7 तो डिस्कस करनी है डेफिनेटली, बट प्रॉब्लम 7 डिस्कस करने से पहले, क्या मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन असाइन किया था जनाबे अली? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा था आप पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं कहा? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, और फिर क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करने के बाद, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं आपको लेके जाऊंगा वहां, ठीक है, प्रॉब्लम 7 की तरफ, राइट? बिल्कुल, मैं जा रहा हूँ प्रॉब्लम 7 पे, बट फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप खुद कर सकते हो। आओ जरा क्वेश्चन देखना। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन March 31st 2012। March 31st 2012 को कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट का आपके पास ये डेटा है। इसमें सबसे पहले कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे, और इक्विपमेंट और नोट्स पे बिल दिया हुआ है। उसके बाद दी हुई है पीरियड एंड एडजस्टमेंट। पीरियड एंड एडजस्टमेंट डेटा वर एज फॉलोज, और 1 से लेके 3rd तक एडजस्टमेंट दी हुई है। और उसके बाद रिक्वायर्ड ए में कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट्स, यानी ये एडजस्टमेंट को कंसिडर किए बगैर आप एक्यूमुलेटेड फंड मालूम करो। तो एक्यूमुलेटेड फंड मालूम करने के लिए, जी अलिफा प्लीज, तो एक्यूमुलेटेड फंड मालूम करने के लिए, एक्यूमुलेटेड फंड मालूम करने के लिए आप सब लोगों ने क्या किया, आपने जल्दी से अपने पास कंप्यूटेशन बनाई, फटाफट, बिल्कुल ऐसे जल्दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट बनाए, फटाफट बनाए। कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट लिखना चाहते हैं लिख लें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है सर। जी हफ्सा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, March 31st 2012 को आपको ये डेटा दिया हुआ है, और बिफोर एडजस्टमेंट, इसका मतलब है आप इन चीजों को मत देखो, आप सिर्फ इधर देखो और जल्दी से मुझे एक्यूमुलेटेड फंड बताओ। शाबाश, लिखकर कंप्यूट करना तो बेहतर होगा, कैलकुलेट करके तो सभी बता सकते हैं, सारे के सारे चैंपियन हैं। लिख के कोई काम करना नहीं चाहता ऑनलाइन। आप अगर अपने पास नोटबुक मेंटेन कर रहे हैं तो आप ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो पिछला साल कोरोना की नजर हुआ, और इस साल आपके शुरू के जो इनिशियल मंथ्स हैं वो भी कोरोना की नजर हो गए। ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और दूसरा बड़ा चैलेंज आपका ये है कि आपका रिजल्ट सारा का सारा सेकंड ईयर पे वेस्ट कर रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, मजाक बनाया हुआ उन्होंने। जी जनाब,
आपने सबसे पहले कैश लिख दिया, बैंक लिख दिया, लैंड लिख दिया, बिल्डिंग लिख दी। बिल्डिंग लिखते हुए आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 3 लाख में से 10,000 डायरेक्ट माइनस करके लिखें, और आप चाहें तो बिल्डिंग 3 लाख लिख लें। फिर बाद में जब आप लायबिलिटी लिखेंगे नोट्स पेबल, तो इसके साथ आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 10,000 लिख लेना। और इक्विपमेंट लिख दिया आपने, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, इन सबको आपने प्लस कर दिया। और अब इसमें से माइनस क्या कर रहे हो अशकान? इसमें से आप लेस कर रहे हैं नोट्स पेबल और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, अगर आपने पहले माइनस नहीं किया था तो अब मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या आ रहा है आप सब लोगों का? एक्यूमुलेटेड फंड का फाइनल आंसर आ गया सब लोगों के पास? एक्यूमुलेटेड फंड सब लोगों के पास निकल आया? नहीं बेटा, 4,50,000 नहीं है, 4,50,000 नहीं है। मेजोरिटी मुझे हफ्सा 4,95,000। बेटा क्या प्लस माइनस भी अब आप लोगों को मैं बताऊं मेरा बच्चा? मेजोरिटी 5 लाख लिख के भेज रही है, लेकिन कुछ लोग मुझे डिफरेंट आंसर लिख के भेज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं थोड़ा। मेजोरिटी का आंसर 5 लाख रुपीस है, लेकिन कुछ लोग मुझे 4,95,000, 450 और डिफरेंट आंसर लिख के भेज रहे हैं। और एक 5,20,000 भी आया, कुछ मुनफरिद 5 लाख से ज्यादा। ये भी तो अच्छा होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? हुज़ैफा अनम्यूट कर लो और 5,20,000 सिखाओ कैसे निकाला। अस्मा ने 4,10,000 निकाल लिया, वेरी गुड। सबने अलग अलग जवाब निकाले, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वेरी गुड। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंटली गलत जवाब लिख के भेज देते हैं, और फिर जैसे ही मैं आपका नाम लेके कॉल करता हूँ अमाउंट आपको फौरन याद आ जाता है कैलकुलेशनल मिस्टेक हो गई है। आप लोगों ने इस ऑनलाइन को खेल बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं है, मैं सीरियस बता रहा हूँ आप सब लोगों को। आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपका ये वक्त कितना कीमती है। आपको इस बात का अगर अंदाजा हो जाए तो आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ते हुए इंतहाई सीरियस हो जाएं। लेकिन नहीं, आप तो मजाक में लगे हुए हैं, जानबूझ के आप एक्स्ट्रा अमाउंट लिख के भेज रहे हैं सब लोग। सही है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। कैश 20,000 और 40,000, बैंक और लैंड 2 लाख और बिल्डिंग 3 लाख, और 3 लाख में से 10,000 साथ साथ माइनस कर दें, और इक्विपमेंट 50,000। क्या आप मुझे एसेट्स का सम बता सकते हैं? क्या आप मुझे एसेट्स का सम बता सकते हैं? सिर्फ 6 लाख बन रहा है, 6 लाख बन रहा है, और इसमें से आप लेस कर दें नोट्स पेबल 1 लाख रुपीस। तो आपके पास 5 लाख रुपीस आंसर आ रहा है। अब मैं ये कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, अगर आपको मेरे अभी मैंने आपको यहाँ तरीका भी बता दिया, मैंने आपको यहाँ नाम भी समझा दिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल नॉन सीरियस हैं। कैश 20,000, बैंक 40,000, लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 3 लाख। बिल्डिंग की अमाउंट 3 लाख में से आप जो है इमीजिएटली 10,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, और अगर आप प्लस करके लिख रहे हैं तो आपकी मर्जी। सही है। इक्विपमेंट 50,000। अब आपके पास टोटल एसेट या तो 6 लाख आए या फिर 6,10,000। अगर 6 लाख आए तो आप सिर्फ नोट्स पे बिल लेस करेंगे, और अगर 610 आए तो आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और नोट्स पे बिल लेस करेंगे, तो आपके पास 5 लाख आंसर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रिक्वायर्ड टू में लिखा है प्रीपेयर बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता रहा है कि आज इस इदारे को सरप्लस हुआ है 29,000 का। सर ये क्या मजाक है, बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस दिखा रहा है। अगर आपको सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर याद हो, तो वहां पर भी जब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने को कहता था, तो वो साथ साथ बताता था कि बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से वो बताता था, अगर आपको याद आए। क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरप्लस या डेफिसिट एक्यूमुलेटेड फंड में ऐड या लेस होगा। सरप्लस होगा तो एक्यूमुलेटेड फंड को बढ़ाएगा, और अगर डेफिसिट होगा तो वो एक्यूमुलेटेड फंड को कम करेगा। और क्योंकि बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड फंड लिखा जाएगा, इसलिए हम एक्यूमुलेटेड फंड उसके रिक्वायर्ड डे के मुताबिक निकाल भी चुके हैं। और अगर ये ना लिखा होता ना, यकीन मानिए, तो भी हम निकालते, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले हमें चाहिए ही क्या? हमें चाहिए एक्यूमुलेटेड फंड। ठीक है जी अशल, एक्यूमुलेटेड फंड के साथ जो है वो सरप्लस की अमाउंट ऐड होती है, और अगर डेफिसिट होगा तो वो लेस होगा। सरप्लस लेस नहीं होगा। नूरुल हुदा क्या हो गया बेटा? सरप्लस ऐड होता है, सरप्लस ऐड होता है, सरप्लस प्रॉफिट जैसी चीज होती है, डेफिसिट लॉस जैसी चीज होती है, उसको लेस करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये बातें सब समझ आ रही हैं, मुझे तो लग रहा है SLO 7 भी आपके ऊपर से जा रहा है। 6 आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया, 7 में भी आप लोग मजाक में लगे हुए हैं। आप लोग पता नहीं क्या करेंगे और किस तरह करेंगे। हम अपना अच्छे से अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना स्लो चल रहा हूं मैं कि मेरे पीछे जो है मैनेजमेंट मुस्तकिल मुझे कह रही है कि भाई आप तेज पढ़ाएं, आप तेज पढ़ाएं।
मैं कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को? आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो फायदा क्या? फिर मेरा मेरा काम तो पढ़ा के खत्म हो जाएगा, फिर आप बैठे हुए रो रहे होंगे और फिर ट्यूशंस ढूंढ रहे होंगे अपने लिए कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा सर इमरान का पढ़ाया हुआ है इस बार, ऑनलाइन तो बहुत बुरा पढ़ाया है इन्होंने। आपकी मर्जी है। तो अब मैं बैलेंस शीट समझाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 7 पर। क्या आपने प्रॉब्लम 7 निकाल ली है? अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और अगर आप मुझे जवाब देना चाहें तो जवाब दें, आप सवाल करना चाहें तो आप सवाल करें। मुझे बताइए, आपको रिसर्च साइड में ये जो सबसे पहले बैलेंस लिखा है आपने इसको क्या नाम दिया? ये क्या चीज है? ये तो मुझे भी पता है, 1 जनवरी को ओपनिंग ही होता है। किस चीज की ओपनिंग है? अल्लाह अकबर। अली रजा ने देखें फिर क्या बोला? सरप्लस बोला। अली रजा ये सरप्लस है, रिसिट्स में जो ये टॉप पे लिखा हुआ है ये सरप्लस है। हैं बेटा? चलो ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है मेरा बच्चा। मासूमा बेटा क्या जवाब दे रही हो मेरा बच्चा? ये क्या चीज बनी हुई है? खुदा का वास्ता आप लोग कहाँ होते हैं? आप लोग इतना थक जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता आप क्या पढ़ रहे हैं। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्यूमुलेटेड फंड कहाँ से आ गया? वो बोल रहा है रिसिट में आपके पास सबसे पहले ये बैलेंस है। किस चीज का बैलेंस होता है ये मासूमा? फिर आपने कैसे लिख दिया एक्यूमुलेटेड फंड मेरा बेटा? अली रजा साहब ने सरप्लस लिख दिया। चलें भाई, मैं पता है आप मैं आप यकीन से कह रहा हूं आप लोगों को, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिंपल आपके आपके रिप्लाई को इग्नोर करना शुरू कर दूंगा। सिंपल। फिर आप देखिएगा कि आप कितने परेशान होंगे। फिर आपको एहसास होगा कि यार हम यहाँ बैठे हुए क्यों हैं। फिर आप इससे आप कहेंगे मैं क्लास ही लेफ्ट कर देता हूँ, लीव कर देता हूँ। मतलब अफसोस की बात है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि हम ये क्या है। रिसिट एंड पेमेंट का मतलब, रिसिट एंड पेमेंट किस चीज का दूसरा नाम है? बोलिए। रिसिट एंड पेमेंट किस चीज का दूसरा नाम है? एहसन खुदा का वास्ता क्वेश्चन मार्क ना लगाओ। हुजैफा साहब क्वेश्चन मार्क ना लगाएं सर, आप खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, मुझे मजीद गुस्सा ना दिलाएं। रिसिट एंड पेमेंट का दूसरा नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अशकान आपने बोला मैं भी तो अपना रोल प्ले करूं, क्या ख्याल है? मरियम मंसूर ने बोला एक्सपेंस और इनकम। सही है। जोया ने भी बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। वेरी गुड, जबरदस्त। तो फिर हम पागल हैं कि हम रिसिट एंड पेमेंट देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो हम पागल हैं इसको देख के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे अभी तक? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग बेटा? क्यों अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं? आप लोगों ने नहीं पढ़ना है तो आप अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताते कि आप नहीं पढ़ना चाहते? बहरहाल मेजोरिटी कह रही है सर ये कैश बुक है। इनका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक कहते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा इनकम स्टेटमेंट है जो फर्स्ट ईयर में हम बनाते थे। फर्स्ट ईयर में इनकम स्टेटमेंट कहते थे, बिजनेस होता था। यहाँ नॉन प्रॉफिट कंसर्न है, यहाँ उसे कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश बुक को बिजनेस में कैश बुक कहा जाता था, यहाँ कैश बुक को रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। तो रिसिट एंड पेमेंट कैश बुक में सबसे पहले किस चीज का बैलेंस होता था? तो आज अगर ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश बुक है तो इसमें भी सबसे पहले किसका बैलेंस होगा? आप कैश के साथ बैंक बोल दें, मुझे एतराज नहीं होगा। आप बोलें कैश एंड बैंक बैलेंस से समझ आता है, लेकिन सरप्लस और एक्यूमुलेटेड फंड ये तो बिल्कुल ना समझ आने वाली बात है। बेटा आवाज आवाज ना ही आए तो अच्छा है आप लोगों को। अब अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है तो ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग पढ़ तो रहे नहीं हो, फायदा क्या है? मेरी आवाज सुन के करोगे क्या आप? कोई फायदा नहीं है इस तरह से। आप इतना बिल्कुल बेकार और बोगस बातें कर रहे हैं इस वक्त कि एक चैप्टर को मैं खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं और आप मुझे बोल रहे हैं कि ये एक्यूमुलेटेड फंड है, ये सरप्लस है। बहरहाल ये कैश का बैलेंस है ओपनिंग। और इसके बाद फिर ये 2000 और कौन से ईयर में बैठे हुए हैं हम? कौन से ईयर में हम काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? 2004 में काम कर रहे हैं, 2004 में। अच्छा, अब कल एक सलमान ने सवाल डिस्कस किया था, सलमान ने उसके बारे में गाइड किया था। मैं वो सवाल सामने रख लूं तो और अच्छा हो जाएगा शायद। सलमान ने जो सवाल बताया था वो ये था, अगर मैं गलत ना हूं शायद।
ये वाला क्वेश्चन था सलमान, अगर आप हैं तो यही क्वेश्चन था ना जो आपने कल डिस्कस किया था, आपसे पूछा था मैंने। सब्सक्रिप्शन के 2,80,000 में से आपने कहा था सर लेस कर दें 6,000 रुपीज और ऐड कर दें 8,000 रुपीज। सर आपको याद है आपने क्यों 6,000 रुपीज इसमें से लेस करवाए थे? क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में ये शामिल है, सब्सक्रिप्शन में ये 6,000 शामिल थे, सब्सक्रिप्शन में इस 8,000 को शामिल करना था, क्योंकि ये तो रिसीवेबल है ना, ये रिसीव्ड अमाउंट है जो ले चुके हो। इसमें 6,000 रुपए अगले साल के भी हैं जो तुम ले चुके हो, तो उसे माइनस कर दिया। और ये 8,000 को प्लस क्यों किया था? क्योंकि ये मिले नहीं है लेकिन कमा चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट था। यानी इस अमाउंट के अंदर ही शामिल था ये 6,000 रुपए। लेकिन आज अगर आप क्वेश्चन देखें प्रॉब्लम 7, तो यहाँ सब एंट्रेंस फी बाकायदा अलग अलग दिखा रहा है, ये 2003 की है, ये 2004 की है। तो आप अगर 2004 में बैठे हैं तो कौन सी अमाउंट को आप अपनी इनकम ट्रीट करेंगे? 4 की अमाउंट को, सिंपल। तो एंट्रेंस फी 15,000 से हमें कंसर्न है, 1,500 हमारे किसी काम का, 1,500 हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरह सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में 3 अमाउंट है, 3, 4 और 5 की अमाउंट है। हम बैठे हैं 4 में। अगर यहाँ सब्सक्रिप्शन सब मिली हुई होती हैं एक साथ और नीचे वो कहता कि इसमें 3 की अमाउंट भी शामिल है, इसमें 5 की अमाउंट भी शामिल है, तो मैं 3 की अमाउंट को भी टोटल अमाउंट में से और 5 के अमाउंट को भी टोटल अमाउंट में से लेस करता। लेकिन जब उसने मुझे तीनों को अलग अलग दे दिया तो फिर मुझे 3 और 5 को क्या कर देना चाहिए? इग्नोर, सिंपल। मैंने कहा ठीक है मेरे काम का है सिर्फ 2004, तो मैंने 2004 की अमाउंट उठाई और कहा 4 से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? तो नजर आया नहीं भाई, सब्सक्रिप्शन की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो कहा बस मेरे काम की अमाउंट है 2004 की ये अमाउंट। सर 5 की अमाउंट काम की नहीं है? 5 की अमाउंट काम की है लेकिन इनकम में काम की नहीं है, ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा इसे? बैलेंस शीट में, राइट। अच्छा जी, शुक्रिया आप लोगों का, ये वाली साइड पूरी डिस्कस हो गई। अब अगर आप चाहें तो आप जाके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देख सकते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है। इनकम में उसने सबसे पहले 2004 की एंट्रेंस फी, 2004 की सब्सक्रिप्शन और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स पर जो प्रॉफिट मिले, इन्वेस्टमेंट्स पर जो मुनाफा मिला 4,500 रुपए, ये 3 चीजें उसने यहाँ लिखी हुई हैं। अगर आपको एतराज है तो आप पूछ लें, वरना पूछना तो आज मेरा बनता है। मैंने आपको इसको असाइन किया था होमवर्क में, तो आज आपको पढ़ के रखना चाहिए था और आप मुझे बताते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कंफ्यूजन है, या आप मुझसे अपनी कंफ्यूजन पूछते। लेकिन बहरहाल मैं तो बड़े बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ने की जिसारत भी नहीं की होगी, कोशिश भी नहीं की होगी, किताब को उठा के एक बार देखा तक नहीं होगा, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा अब मैं जानने लगा हूँ कि आप क्या हैं। पेमेंट्स में मैनेजर सैलरी, शफात भाई हैं क्लास में आज? शफात साहब हैं क्लास में आज? रिप्लाई विप्लाई नहीं आ रहा, कोई मैसेज वैसेज नहीं आ रहा, तो पता नहीं चल रहा कि आप क्लास में हैं जी। कोई पार्टिसिपेशन वगैरह हो रही है सर क्लास में? मैनेजर सैलरी 1,500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,900। अब हर पॉइंट को पढ़ते हुए आप एडजस्टमेंट देखते जाएंगे, तो आप देखते हैं मैनेजर सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आप कहते हैं नहीं है, आप ये अमाउंट एज इट इज एक्सपेंस लिख देंगे। फिर देखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,900। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, लोगों को एडजस्टमेंट नहीं आती, फर्स्ट ईयर पढ़ के आ गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारी इस क्लास में जिनको एडजस्टमेंट नहीं आती अभी तक, माजरत के साथ। उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है, वो जो मैंने स्वयं का क्वेश्चन आपको असाइन किया था उसमें एडजस्टमेंट का ऐसा बेड़ा पार किया उन्होंने कि मैं बयान नहीं कर सकता। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,900 रुपीज हम पे कर चुके हैं, और वो एडजस्टमेंट में कह रहा है कि अमाउंट पेबल फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फर्दर वी हैव टू पे अमाउंट इज पेबल एट आवर एंड। हाउ मच अमाउंट? 600 रुपीज। This amount is already been paid and this amount has to pay। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप स्टेशनरी जितने रुपए की अदा कर चुके हैं उतने रुपए की आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आपने फर्दर और भी इस्तेमाल कर लिए खरीद के, लेकिन आपने उसके पैसे तक देने गवारा नहीं किए, तो वो पैसे आपकी जिम्मेदारी भी हैं और आपका इस साल का एक्सपेंस भी है। तो ऑलरेडी जो आप अदा कर चुके हैं क्या वो एक्सपेंस नहीं है? माजरत के साथ, जो ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं क्या वो खर्चा नहीं है? वो भी खर्चा है। तो 3,900 में प्लस होना चाहिए क्या? 600 रुपीज। 4,500 बनेगा आपका एक्सपेंडिचर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। उसके बाद एडवर्टाइजिंग 2,700 रुपीज आप पे कर चुके हैं। अगर नीचे कुछ ना हुआ तो एडवर्टाइजिंग को हम क्या मान लेंगे? बोलिए। अगर नीचे कुछ ना हुआ तो एडवर्टाइजिंग को आप सब क्या मान लेंगे इस इदारे का?
एक्सपेंस। इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की ऐसी लॉजिक इजाद करते हैं और ऐसी नई नई बातें लेकर आते हैं कि इंसान का सर घूम जाए। 2700 रुपीज एक्सपेंस कहने को तैयार है, लेकिन जब जाके एडजस्टमेंट पड़ी तो वहां लिखा हुआ था 300 रुपीज इज स्टिल प्री पेड। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर 2700 रुपए अदा किए थे और 300 अभी तक प्रीपेड है, तो 2400 हैज बिकम आवर 2400 हैज बिकम आवर एक्सपेंस। तो 2400 रुपए एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करेंगे। फायर इंश्योरेंस 1800 रुपीज, क्या कोई एडजस्टमेंट है? जी हाँ। अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस 300, इसका मतलब है ये भी अभी तक प्रीपेड है, इसको भी लेस कर दिया। 1500 रुपए अमाउंट आ गई फायर इंश्योरेंस की। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होती है और ये कैश का एंडिंग बैलेंस है। क्या बोला? ये कैश का एंडिंग बैलेंस है। अगर ये 11,400 गिवन ना हो तो आप एंडिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। जी हाँ। कैसे निकाल सकते हैं? आप सिंपल ओपनिंग रिसिट, ओपनिंग बैलेंस कैश का और सारी रिसिट को प्लस कर देंगे। सही है? फिर क्या रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस कैश का और सारी रिसिट को ओपनिंग बैलेंस में क्या कर देंगे? प्लस, और सारी पेमेंट को इसमें से कर देंगे माइनस। तो आपके पास ये एंडिंग बैलेंस निकल आएगा कैश का 11,400 रुपीज। सर ये क्यों निकाला है? बेटा ये निकाला नहीं है, ये आज क्वेश्चन में गिवन है। मैं तो आपको ये सिखा रहा हूं कि कभी अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आपको निकालना आना चाहिए। सर क्यों निकालेंगे वैसे हम? बेटे अगर आपको बनानी होगी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनती है साल के आखिरी दिन। तो साल के आखिरी दिन आपके पास कैश कितना है आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो आप ये कैश का एंडिंग बैलेंस वहां लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तवज्जो है आप तमाम लोगों की, और अल्लाह करे आपको वाकई समझ भी आ रहा हो। अच्छा जी, तो फाइनली हम इस बात तक पहुंच चुके हैं कि जनाब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो तकरीबन डिस्कस हो गई। फिक्स एसेट के बैलेंस दिए हुए जनवरी 1 2004 को। इन बैलेंसेस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन पे क्या हो चुका है? डेप्रिसिएशन। और वो खुद बताया हुआ है, कैलकुलेट भी नहीं करना। हमने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, तीनों का डेप्रिसिएशन बता दिया। हम तीनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं और तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। ओके, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कंफर्म हो गई। उसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजिंग ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, अमाउंट पेबल फॉर प्रिंटिंग हो चुका है, अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस डिस्कस हो चुका है। कैपिटल फंड का बैलेंस देके उसने एहसान कर दिया एक तरीके से। सर क्यों एहसान कर दिया? भाई अगर वो ना देता तो हमें निकालनी पड़ती। फिर हम क्या करते? सारे एसेट ढूंढते। कब? साल के पहले दिन, क्योंकि कैपिटल फंड ओपनिंग चाहिए होता है। सर क्यों कैपिटल फंड ओपनिंग क्यों चाहिए होता है? इसलिए चाहिए होता है कि बेटे एक मर्तबा का जिक्र है, जब मैंने आपको बैलेंस शीट का इंट्रो दिया था तो मैंने उसमें बताया था सबसे पहले क्या आता है बैलेंस शीट में? कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस। फिर इसमें सरप्लस को ऐड करते हैं, लेकिन फिर लोग मुझे लिख के भेजते हैं सर सरप्लस लेस होता है ना। ऐसे मासूम बच्चे हैं इस क्लास में। सरप्लस का मतलब फायदा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल फंड में ऐड होता है और बच्चे मुझे लिख के भेजते हैं सर लेस होगा। इसी तरह अगर डेफिसिट होगा तो उसे लेस करेंगे। सरप्लस ऐड होता है, डेफिसिट लेस होता है। उसके बाद आप लायबिलिटीज लिखते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन हो। उसके बाद आप एसेट्स में पहले नॉन करंट एसेट लिखते हैं और नॉन करंट एसेट के बाद आप करंट एसेट लिखते हैं। आज की अटेंडेंस तो मार्क ही नहीं करवाई पहले यूनिट की किसी ने भी। अपनी अटेंडेंस मार्क करें सब लोग। सब लोग अपने अटेंडेंस मार्क करें फास्ट। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज, अगर अटेंडेंस रह गई तो फिर मुश्किल होगी। सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है? मुझे नहीं लग रहा सबने अटेंडेंस मार्क की है अभी। यस सर लिखना काफी मुश्किल काम है। सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज।